सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। बिहार में 3 चरणों में चुनाव का ऐलान। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली नोएडा पर लगा भारी जाम, पटना में झड़प। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण और करण जौहर की मुश्किलें बढ़ी। शिवसेना ने जांच को बताया साजिश। भारत में 20,000 करोड़ के टैक्स विवाद में जीता वोडाफोन। अंतर्राष्ट्रीय पंचायत ने कहा बकाये की मांग बंद करे भारत। बॉलीवुड गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का चेन्नई में निधन, 2 महीने से थे कोरोना पॉजिटिव। बिहार विधानसभा चुनाव का आज ऐलान कर दिया गया है। चुनावी शतरंज की बिसात बिछ गई है। कोरोना काल का ये पहला चुनाव है जो वर्चुअल ज्यादा होगा और ऐसे में राजनीतिक दलों के लोगों तक अपनी पहुंच बनाना आसान नहीं है। राजनीतिक दलों को लोगों तक पहुंचना वाकई आसान नहीं है। चुनाव के क्या तौर तरीके होंगे, क्या समीकरण होंगे और क्या मुद्दे होंगे, किसानों का विरोध क्या गुल खिलाएगा, आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सूबे में कुल 3 चरणों में वोटिंग होगी। इसके बाद 10 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। कोरोना काल में देश में ये पहला चुनाव हो रहा है, इसलिए चुनाव आयोग ने इस बार कई खास तैयारियां भी की हैं। बिहार की सियासी जमीन पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, लेकिन इस बार दोनों के लिए चुनौतियां काफी बड़ी हैं। General elections to the Legislative Assembly of Bihar shall be conducted in 3 phases. First phase, date of poll 28 October. बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। कोरोना संकट के बीच ये देश का पहला चुनाव है। बिहार विधानसभा के लिए कुल 3 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में 3 नवंबर और 7 नवंबर को होगी। इसके बाद 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। फर्स्ट फेज, डेट ऑफ पोल 28 अक्टूबर, काउंटिंग ऑफ वोट्स 10th November, but that will be for all the phases, right? Can I now go to second phase, please? Date of poll 3rd November. Counting, as I said earlier, 10th November. Shall I go to third phase, please? Date of poll 7th November. 7th November. Counting of votes 10th November. कोरोना संक्रमण की वजह से ये मतदान कई मायनों में खास है। हर पोलिंग बूथ पर 1,500 की जगह अब 1,000 मतदाता ही वोट दे सकेंगे। वोटिंग के अंतिम 1 घंटे यानी शाम 5 बजे से 6 बजे तक कोरोना संक्रमित मरीज वोट डाल सकेंगे। इसके लिए आयोग ने वोटिंग टाइम 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। पूरे राज्य के बूथों पर 23 लाख हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी बूथों पर क्वारंटीन मरीजों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मतदान कर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए बूथों पर 6 लाख पीपीई किट की भी व्यवस्था की गई है। मतदान से जुड़े कर्मचारियों के लिए 46 लाख मास्क, पोलिंग बूथों के लिए 7 लाख हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। इनके अलावा 6 लाख फेस शील्ड भी इस्तेमाल किए जाएंगे। COVID-19 patients who are quarantined will be able to cast their vote at the last day of the hour, poll day, at their respective polling stations, as I said earlier, under the supervision of health authorities, strictly following the laid down measures. This is besides the option of postal facility already extended to them. Nodal health officers will also be appointed at the state district level to oversee
COVID-19 related arrangements and preventive measures during the entire electoral process. कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन के लिए सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की अनुमति दी है। कैंडिडेट नामांकन और हलफनामा ऑनलाइन भर सकेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ऑनलाइन सबमिट होगा। नामांकन के समय 2 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा प्रचार के दौरान हाथ मिलाने पर भी रोक लगाई गई है। Road shows are allowed subject to the convoy being broken after every 5 vehicles. All election meetings and gatherings will have to adhere strictly to the health and safety protocols and shall be monitored at all levels by the election and health machinery in the field. बिहार में चुनाव के ऐलान के बीच सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के अंदर बराबर की आग लगी हुई है। जहां सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नाराज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने महागठबंधन से किनारा करने का ऐलान कर दिया है, वहीं एनडीए में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान भी मांग के मुताबिक कम सीट पर झुकने को तैयार नहीं है। चिराग ने पहले ही सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर बिहार में 143 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर रखा है। हालांकि एनडीए के मुकाबले महागठबंधन में सीट बंटवारे पर ज्यादा घमासान है। उपेंद्र कुशवाहा से पहले जीतन राम मांझी महागठबंधन को टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी समस्या सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा और उपयुक्त कैंडिडेट की तलाश है। माना जा रहा है कि तेजस्वी सवर्णों को लुभाने के लिए कई सीटों पर उस समुदाय के लोगों को टिकट दे सकते हैं। इस बार बिहार में 16 लाख प्रवासी मजदूरों का वोट भी निर्णायक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां विधानसभा चुनाव के ऐलान का स्वागत किया है, वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस चुनाव में जनता नीतीश कुमार से 15 साल का हिसाब मांगेगी। सुनते हैं दोनों नेताओं ने क्या कहा। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने इसके बारे में तिथियों की घोषणा कर दी है और आज ही इसका हो गया है। हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं और ये होना ही था। पिछले वर्ष भी जो चुनाव जिस दिन ऐलान किया गया था उससे लगभग 15 दिन का फर्क, और जबकि ये कोरोना वायरस के चलते एक ये भी चर्चा चल रही थी, कुछ लोगों की मांग भी हो रही थी, लेकिन हम लोगों को लगा था कि आखिरकार 5 साल की अवधि है, ये पूरा हो जाएगा तो चुनाव तो समय पर होना चाहिए। बिहार की जनता सब समझ रही है। ये एक प्रोपेगेंडा चला करके मूल एजेंडों से, मूल मुद्दों से ये भटका नहीं सकते। हम लोग इनको घसीट के वहीं लाएंगे। 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री क्या मिला? बिहार के लोग और गरीब हो गए, पलायन और बढ़ गया, बेरोजगारी दर और बढ़ गया, ना कारखाने लगे ना कुछ लगा। हम तो चुनौती देते हैं, भाई बहस कर लो अगर करना है तो। लेकिन नीतीश कुमार जी का क्या फ्यूचर, क्या विजन है, कोई सामने नहीं आया अब तक। कोरोना महामारी में आर्थिक जो संकट आया है इससे कैसे निपटेंगे अब तक नहीं बताया है। क्या ब्लूप्रिंट है? जो 7 निश्चय जो महागठबंधन का योजना था उसी को लेकर के चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को जनता अच्छे से पहचानती है। तो बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है और जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात सुनने को मिली कि 1952 में जिस तरीके से चुनाव कराना बेहद चुनौतीपूर्ण था, 6 महीने तक चुनाव चलते रहे और जा कर के फिर चुनाव कंप्लीट हुए। ऐसे में बहुत से दलों की मांग थी, बहुत से लोगों की मांग थी, पार्टियों की मांग थी। पार्टियां और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए कि चुनाव कैंसिल करा दिया जाए कोरोना महामारी के चलते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि ये चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसका डोमेन है कि वो चुनाव सुनिश्चित करे या नहीं, इस पर चुनाव आयोग को ही निर्णय लेना चाहिए। आज आखिरकार 25 सितंबर को दिन में 12:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने दोनों कमिश्नरों के साथ मीडिया के समक्ष बिहार चुनाव की घोषणा कर दी। ये चुनाव कई मामलों में दिलचस्प रहने वाला है। एक तो
कोरोना महामारी के कारण जो चुनौतियां थीं, दूसरा ये चुनाव इस मामले में याद किया जाएगा कि ना तो बड़ी रैलियां होंगी, ना तो डोर टू डोर हुजूम के साथ बड़ी संख्या में लोगों के साथ जनप्रतिनिधि दरवाज़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। ये सारे शब्द चुनावी महासमर में पहली बार अपना असर दिखाएंगे और इससे लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। इसलिए आज कह सकते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार ये वर्चुअल चुनाव होगा और कोरोना महामारी के चलते दुनिया के 70 देशों में चुनाव की तिथियों को आगे टाला गया है, यानी चुनाव को टाल दिया गया है। लेकिन ऐसे वक्त में, ऐसे कठिन समय में भी चुनाव आयोग ने तमाम करेक्शन करते हुए, करेक्टिव मेजर्स लेते हुए कोरोना महामारी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, इसका ध्यान रखते हुए आखिरकार हिम्मत करके चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया। आज इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू नेता सैयद अफजल अब्बास, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, आरजेडी प्रवक्ता श्री नवल किशोर, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत, एलजेपी प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल ले रहा हूं, चूँकि बिहार का चुनाव है तो ऐसे में आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर जी से, जिस तरीके से आपके नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर पूरे तरीके से हमलावर थे कि 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ और हम उनसे हिसाब मांगेंगे, उनको खींच के ले आएंगे, अगर इस ऐसी बात थी तो एक के बाद दूसरे चुनाव में, दूसरे के बाद तीसरे चुनाव में जो है नीतीश कुमार जी को मौका मिला। क्या बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि बिना काम किए नीतीश कुमार जी को मौका देती रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि जब भी चुनाव हुए और जो जनादेश हुआ उसका हम सम्मान करते हैं। जनादेश का सम्मान किए और हम विपक्ष में कार्य करते रहे। जनादेश का अपमान करना तो सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं, जो कि दल को भी छोड़ते हैं और गठबंधन को भी तोड़ते हैं। ये उनका काम है। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि जिस सुशासन की बात कहे आपने 15 साल, उस 15 साल में सुशासन अगर हुआ होता तो पिछले 5 महीने का जो समय काल है, कालखंड है, जिसमें कि कोरोना महामारी के दौर में जो मिसमैनेजमेंट आपने दर्शाया, जो प्रवासी मजदूरों का जो पलायन हुआ, पहले पलायन हुआ और फिर वो इस विकराल समय में बिहार आए तो किस तरह से उनको आपने ट्रीट किया, जिस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सिस्टम है आज दिखा है कितना पूरी तरह विफल है। पूरे राज्य की जो परफॉर्मेंस है, नीति आयोग ने दर्शाया है कि कितना फिसड्डी है ये सरकार। ये तमाम मुद्दों पर हम उनको घेरना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, इसलिए कि अगर आप सुशासन कहते हैं, साफ छवि कहते हैं, तो सृजन कैसे हुआ? आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो वैसी संस्था जिसको हम मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप के नाम के से जानते हैं, वहां पर इतनी घिनौनी कांड कैसे होगी? सरकार उसको पैसा देती थी, वहां पर घिनौना कांड कैसे होगा? इन तमाम तरह के मुद्दे जो 15 साल में दिखे हैं एक एक करके, उन चीजों का हिसाब मांगने का समय आ गया है। 15 साल थोड़ा समय तो होता नहीं है। और खासकर आप जिस तरह से जनादेश का चोरी करके भाजपा के साथ गए और उसके बाद आपके जो परफॉर्मेंस दिखे हैं, वो चमकी बुखार का मामला हो या बाढ़ का मामला हो या कोरोना का मामला हो या प्रवासी मजदूरों का मामला हो या पलायन का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, कोई निवेश नहीं हुआ पिछले 15 साल में। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर सवाल बिहार की जनता पूछ रही है कि आप अगर कहते हैं कि विकास हुआ है तो हर एक दूसरा घर से लोग पलायन क्यों करते हैं? आप कहते हैं कि विकास हुआ है तो डॉक्टर की संख्या शहरों में 3000 से ऊपर लोगों पर एक और गांव में 15-16 हजार लोगों पर एक कैसे है? नर्सों की संख्या कैसे कम है? शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल कैसे हो गई पिछले 15 सालों में, जिसका आप हवाला देते रहे? वह शिक्षा इतनी बेकार कैसे हो गई? आज भी पूरे विश्वविद्यालय में 3 साल में ग्रेजुएट लोग नहीं हो पाते हैं, कैसे हुआ? इन तमाम तरह के इन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे। आप नैरेटिव गढ़ेंगे, आप फिर वही बात कहेंगे जो पहले से करते रहे। अगर आपके पास कुछ कहने को है तो आप अपने सुशासन के विषय में क्यों नहीं कहते हैं? आप क्यों चले जाते हैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों का बिहार के जनता से, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है? ये सारे सवाल हैं। नवल किशोर जी, हम आपके पास आएंगे, सीधे चलते हैं अरविंद वाजपेयी जी के पास, जो एलजेपी का एक तरीके से पक्ष रखेंगे। हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, आपको नहीं लगता कि जब चुनावी मौसम आता है, सरकार के साथ लंबे समय तक आप लोग सुर में सुर मिला के चलते हैं और जब सीटों के बंटवारे का मसला आता है एकदम उल्टा सुर अलापना आप लोग शुरू कर देते हैं?
तो ऐसे में आप लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी या जो थिंक टैंक के लोग हैं या जो मीडिया के लोग हैं अगर आपको अवसरवादी कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं? भाई एक बात बताइए, हमारी अपनी पार्टी है, अपना झंडा है, अपना कैडर है, अपना संविधान है, तो हम अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे नहीं? या हम अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे नहीं? या हम अपनी पार्टी के लिए ये नहीं चाहेंगे कि हमारी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा एमएलए एमपी बने? और अगर हम सीटों की बात करेंगे तो कोई अपराध तो नहीं है। और जबकि यथास्थिति अभी यह है कि अभी बिहार विधानसभा के चुनाव आज इलेक्शन कमीशन ने घोषित किए हैं और अभी तक हमारी तीनों पार्टियों जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी की सीटों के मामले पे कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जब चर्चा होगी, अरविंद जी देखिए, सबसे ज्यादा सीटों को लेकर के मुखर तरीके से विरोध आप लोगों ने किया है। अभी तक जो एनडीए के घटक दल हैं किसी ने सीटों को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं की है, लेकिन काफी पहले से सीटों को लेकर के आप लोगों ने पेशबंदी शुरू कर दी है। ऐसा क्यों 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 मतभेद हो जाता है जब चुनाव आता है? क्यों आप लोग अलग तरीके से मांग करने लगते हैं? क्यों नहीं इंतजार करते कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना लंबे समय की पार्टनरशिप है? जी बोलिए। सम्मानित एडिटर इन चीफ साहब, ऑन रिकॉर्ड की बात है, कोई सीटों की डिमांड हमारी तरफ से नहीं की गई है अभी तक। हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग बाबू ने साफ तौर से घोषणा की है। पहली घोषणा उन्होंने की थी कि हम 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और जिसका कैंडिडेट जहां पर होगा उसको पूरी मुस्तैदी से मदद की जाएगी। दूसरा प्रपोजल हमारे पास बिहार स्टेट यूनिट से आया पार्लियामेंट्री बोर्ड में, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जिसकी अध्यक्षता हमारे चिराग बाबू कर रहे थे। तो वहां से रिपोर्ट ये आई कि 143 सीटों की हमारी तैयारी है और उसी मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज किया हुआ। तो सीटों की बात कहां से आ गई? हमने बात की है कोरोना की, हमने बात की है बाढ़ की, हमने बात की है बिहार की तरक्की की, हमने बात की है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होना चाहिए। हमने बात की है कि तीनों पार्टियों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बने उसमें हमारा एजेंडा भी शामिल किया जाए। तो सीटों का तो सवाल ही नहीं है। आपको याद होगा सबसे पहले हमने ये बात कही कि अभी चुनाव नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जब हमसे और पार्टियों से ओपिनियन ली तो हमने अपना ओपिनियन दिया, क्योंकि बाढ़ है और कोरोना है, इसलिए ये बेहतर होगा कि चुनाव ना हो। अरविंद जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे चलते हैं जेडीयू प्रवक्ता सैयद अफजल अब्बास जी के पास। अब्बास साहब, ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि इस बार नीतीश कुमार जी के सामने काफ़ी कांटों भरी और कठिन राह है इस चुनाव को जीतने के लिए या फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए? क्योंकि एक तरफ विपक्ष तो हमलावर है ही, दूसरी तरफ जो महागठबंधन तैयार हुआ है उसमें अगर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ दिया जाए तो महागठबंधन अभी एक प्लेटफॉर्म पर है, और अगर देर सवेर ये लोग भी महागठबंधन में शामिल हुए तो जो जातीय समीकरण है बिहार का वो एनडीए के सामने काफ़ी मजबूती से खड़ा होने की ताकत रखता हुआ दिखाई दे रहा है। अब्बास साहब का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा ट्राई करेंगे। सीधे चलते हैं प्रेम रंजन पटेल साहब के पास जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पटेल साहब, आपको नहीं लगता कि इस बार चूंकि एनडीए का एक तरीके से प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एनडीए के सामने चुनौती काफ़ी बड़ी और कठिन है, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण को इग्नोर करके कोई चुनाव के बारे में सोच भी नहीं सकता, और ऐसे में महागठबंधन के सामने जो अवसर है वो एनडीए से थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एनडीए महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो? नहीं, देखिए, कोई चुनौती नहीं है जी। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो रहा है। 2017 के बाद पहले देखेंगे कि लंबे अरसे तक जो केंद्र में सरकार होती थी और राज्य में सरकार होती थी, दोनों में तालमेल नहीं होता था, दोनों दो ध्रुव के होते थे, और जिसके कारण बिहार का विकास बाधित होता था। केंद्र से योजनाएं नहीं मिलती थी
और केंद्र से अगर योजनाएं मिलती थी तो बिहार में काम करने वाली सरकार नहीं होती थी। लेकिन अगर बिहार में काम करने वाली सरकार है तो केंद्र का सहयोग नहीं मिलता था। यह पहला अवसर है 2017 के बाद कि दोनों सरकारें एक समानता के अनुरूप है। दिल्ली में पैसा देने वाली सरकार बैठी हुई है और बिहार में बिजनेबल सरकार है, जो काम करने वाली सरकार है, नीचे जमीन पर उतारने वाली सरकार है। तो ये दोनों का तालमेल जो सरकार का है, केंद्र और राज्य का, ये बड़ा अवसर बिहार को प्राप्त हुआ है। बिहार की जनता इसको बाखूबी जानती है। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार विकास करे और बिहार की जनता जातियों से ऊपर उठ करके विकास को पैमाना मान करके समर्थन करती रही है। और बिहार तो कभी जो ऐसे जाति के स्तर पर पहले हुआ करता था, लेकिन अब विकास मुद्दा एक बड़ा बन गया है। आपने लोकसभा के चुनाव में देखा कि कोई जाति आधार नहीं रहा। जिस प्रकार से 40 सीटों में एनडीए को 39 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ है, तो इस बार भी कोई मुद्दा नहीं रहेगा, केवल विकास मुद्दा होगा और अस्थिर सरकार होगा। केंद्र और राज्य की तालमेल की सरकार होगी। बिजनेबल सरकार लाना है, काम करने वाली सरकार है, 15 वर्षों तक देखी हुई सरकार है, भरोसा और प्रतीक की सरकार है, जिस पर विश्वास किया जाता है। विश्वास के ऊपर हम लोगों ने पटेल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। अब्बास साहब को कहीं जाना है, कम समय के लिए हमारे साथ जुड़े, उनसे सवाल लेना जरूरी है। अब्बास साहब, आपको मेरा ऑडियो मिल रहा है? जी 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 जी। मेरा सवाल है कि इस बार आपको नहीं लगता कि 15 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी का बोझ, बिहार का जातीय समीकरण, महागठबंधन में तमाम दलों का एक प्लेटफॉर्म पे आना नीतीश जी के लिए काफी बड़ी चुनौती है? देखिए नेताजी, हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि हम जात की बात नहीं करते, हम काम की बात करते हैं, वोट के लिए हम काम नहीं करते। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उस बात को दोहराया है। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल सही का हमसे पहले जो वक्ता थे कि हमको याद है 2010 भी और 2015 भी कि जात पात धर्म से उठकर लोगों के जहन में एक बात आए कि नहीं, बिहार जितना बैकवर्ड है उसको जात पात के बैरिकेड को तोड़ के काम के आधार पर वोट दिया जाए। और मिला भी पार्लियामेंट के चुनाव में भी आपने देख लिया, नीतीश जी का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा, दोनों मिलकर 39 से जीते। अगर थोड़ा सा अगर स्लिप नहीं होता तो 40 के 40 से जीते। हमने 15 साल के दौरान हुकूमत में नीतीश जी ने जो काम किया है वो छुपा हुआ नहीं है। आज आपके सामने टीवी चैनल पे मैं बैठा हूँ, गांव में हूँ, अपने घर पे हूँ, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि शायद हमारी जिंदगी में 18 घंटा 20 घंटा लाइट मिलेगी। ये विकास है या नहीं? मेरे गांव की सड़कें जो टूटी थी वो बन गई, वो विकास है या नहीं? घर घर में पानी पहुंच रहा है, विकास है या नहीं? लो, अब हमारे यहाँ कोई किडनैपिंग करता है, आज कोई किडनैपिंग होता है तो हम छत छाया नहीं, हम उसको बचाते नहीं है। लड़कियां रोड पर रात के बाद घूम रही कि नहीं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है कि नहीं? हम क्रिमिनल का पुष्पनाही नहीं करते। इस सारी बातें बिहार की आवाम देख रही है। कोरोना की बात कर रहे सीमित साधनों में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि केंद्र का 10 लाख पे 48,000 समथिंग का एवरेज है, जबकि बिहार का अकेले 50,000 का एवरेज है। तो हम अपने सीमित साधनों में भी बिहार की तरक्की के मंजिलों पर ले जाना चाहते हैं। बिहार के अवाम बखूबी जानती है। बिल्कुल सही बात आपकी यह है कि कोरोना और साथ साथ बाढ़, दो ऐसे आपदा हमारे साथ आए इस दौरान 5-6 महीने में, जिससे बिहार बड़ी मुश्किल से इसको निकल पाया। और ये नीतीश कुमार जी की क्षमता थी कि आज सब काम किया गया। इन सब बातों को बिहार की आवाम को बखूबी समझ रही है और इसी हम अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे। अब्बास साहब, आपको बीच में रोक रहा हूं, सीधे चलते हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत देर से हम सबकी बातें सुन रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के अंदर सबसे अनुभवी पार्टी है, या यूं कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है जो बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में क्या आप लोगों को भरोसा है कि इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन सफलता की सीढ़ी चढ़ पाएगा? उपेंद्र भाई, देखिए, आप तो देश के सम्मानित प्रवक्ता क्या नाम के एडिटर इन चीफ हैं और आप सारी चीजों को जानते हैं। नीतीश कुमार, जिनका नरेंद्र मोदी सर्टिफाइड डीएनए खराब है, वो तो पिछली बार ही क्या नाम एनडीए तो हार चुका है वहां पर। अगर इन्होंने जनादेश की डकैती नहीं की होती, चोरी भी नहीं, इन्होंने तो डकैती डाली है,
अगर इन्होंने जनादेश की डकैती नहीं की होती तो बिहार की जनता ने एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने तो रात को डकैती डाली, जेडीयू को ब्लैकमेल किया और वो सारा कुछ करा करके आज की डेट पे इन्होंने अवैधानिक सत्ता बनाई एक ब्लैकमेलिंग से करके। और आप आज देखिए कि बिहार की जनता अपने आप को पिछले 5 साल में से 4 साल ठगा महसूस किए है कि हमने वोट किसको दिया था और राज हमारा ऊपर किसका है। तो उस जनता के पास जवाब आ गया है, समय आ गया है कि वो बताए कि ये जो आपने लोकतंत्र की डकैती की थी उसका जवाब हम देने का समय। सुरेंद्र सिंह जी, मेरा एक छोटा सवाल है। देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि अवसर बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां शिवसेना को साथ लेकर के सरकार बनवा दिया। तो अगर देवेंद्र फडणवीस जी आरोप लगाते हैं कि भाई मैंडेट तो मेरे नाम पर मिला था, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 106 सीटों पर जीत के आई, उसके बाद शिवसेना ने उसके साथ धोखा किया और कांग्रेस ने सहयोग करके सरकार बनवा दिया। तो अवसर तो हर जगह राजनीतिक लोग पकड़ लेते हैं। तो इस बात को अगर बिहार में आप इतना अंडरलाइन करके कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू के प्रवक्ता भी इसका जवाब कुछ उसी तरह से देंगे, क्योंकि बिहार में मुद्दे क्या हैं। सुरेंद्र सिंह जी, बिहार के मुद्दों पर आपको क्या लगता है कि जनता कैसे रिस्पांस करने वाली है? और नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनके सुशासन को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं बता तो वही चीज मैं कह रहा था आपसे, जो बात आपने कही कि निश्चित तौर पर अवसरवादिता की पराकाष्ठा अगर किसी ने दिखाई तो नीतीश कुमार ने दिखाई। बट नेचुरल है कि आपकी जेब से अगर किसी आदमी ने एक वोट की चोरी की है तो आप उसका इंतजाम कीजिएगा ना, आप उसका प्रतिरोध कीजिएगा ना समय से। अब आप आ जाइए उनके काम पर। जिस दिन से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटे हैं उसी दिन से सृजन घोटाला हुआ, आपके सामने है। उसी दिन से पुल बनने, उद्घाटन होने से पहले टूट रहे हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसी दिन से मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम का जो बालिकाओं का दुर्व्यवहार का कांड है, मैं तो बलात्कार नहीं कह सकता, मेरी जबान नहीं इसको अलाउ करती है, वो उस दिन ही से हुआ है। तो आप देखिए कि संगत की, जिस कहते हैं ना रहीमन संगत साधु की, संगत के खराब होते ही नीतीश कुमार जी के यहाँ से कैसे कैसे भिगोने और कैसे कैसे गलत काम होने लगे, वो बिहार की जनता ने आराम से देखा। लोकसभा के इलेक्शन में इनके पास कहने के लिए है कि भाई 40 में से 39 हाँ ये जीते, लेकिन चूंकि वो राष्ट्र की बात थी, राष्ट्र में हम लोग शायद हो सकता है कि सशक्त नेतृत्व देने में कामयाब नहीं हुए तो लोगों ने मोदी जी को चुन लिया। लेकिन बिहार में बहुत स्पष्ट रूप से है कि बिहारी जो है अपने आप का डीएनए खराब नहीं बतवा सकता है। बिहार आप देखिए कि मगध ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया और मगध ही पूरी दुनिया का पहला वर्चुअल चुनाव जैसे आप कह रहे हैं वो कराने जा रहा है। तो मगध गुरु है हमारा, बिहार गुरु है हमारा। सारी चीजें, तेजस्वी यादव जी हमारे नेता हैं, हमारे गठबंधन के नेता है बिहार में, मदन मोहन झा जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बाकी एक आध छोटे दल चले भी गए हैं जीतन राम मांझी टाइप के। तो हम इतना जरूर जानते हैं कि बिहार जानता है, बिहारी जानता है कि इस बार उनको खराब डीएनए वालों को जवाब देना है, वो चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे सुरेंद्र सिंह जी, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। संसद में पास हुए किसान बिल के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और बंद का मिलाजुला असर रहा। किसान सड़कों पर निकले, रेलवे ट्रैक पर बैठे, जगह जगह चक्का जाम भी किया, लेकिन इसका असर पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित रहा। देश के बाकी हिस्सों में भारत बंद बिल्कुल बेअसर रहा। किसान बिल के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का असर कुछ खास हिस्सों में ही सीमित रहा। पंजाब में भारत बंद का मिलाजुला असर देखा गया। 31 किसान संगठनों ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन किया। यहाँ सिर्फ सड़कें ही नहीं, रेल की पटरियां भी किसानों के आक्रोश की गवाह बनी।
किसानों को सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का ही नहीं बल्कि अकाली दल जैसी राइट विंग पार्टियों का भी समर्थन मिला। पंजाब सिरसा हाईवे पूरी तरह से जाम रहा। यहाँ हजारों की संख्या में मौजूद किसानों ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो ये देश में आप काला कानून लेकर के आए हो, ये काले कानून देश के किसान के विरोध में है। ये उद्योगपति और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। आप देश में 260 किसान संगठन है, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श नहीं कर सकते, उनसे सुझाव नहीं ले सकते, आप ये पूछ नहीं सकते जो हम आपके लिए कानून लेकर के आ रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। हमारा कहना ये है कि अगर कानून लेकर के आते हो तो पहले किसानों के साथ बैठो, और दूसरा हमारी डिमांड ये है कि ये काले कानून वापस लिए जाएं और जो MSP का जो कानून बनना चाहिए, किसान की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदारी ना हो, ये देश में कानून बने। दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास दिल्ली नोएडा सड़क पर दोपहर की तीखी धूप में भी प्रदर्शनकारी किसान बीच सड़क पर बैठे रहे। यहाँ नोएडा के आसपास के इलाकों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर आए करीब 500 किसानों ने प्रदर्शन किया और सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। किसानों के बंद में भारतीय किसान यूनियन भी शामिल है, लेकिन पश्चिमी यूपी में बंद का कोई असर नहीं दिखा। सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य दिनों की तरह चलता रहा और बाजार भी खुले रहे। पंजाब और हरियाणा को छोड़ दें तो देश के अन्य राज्यों में विरोध बेअसर रहा। ये किसान खेत से निकलकर सड़कों पे क्यों आ रहे हैं, इसको समझने के लिए रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं होना चाहिए। एक बिल पास हुआ जो मूलतः अपने चरित्र में, अपने तेवर में किसानों के खिलाफ, किसानी के खिलाफ, खेतीहर समाज के खिलाफ, और फिर उन रवायतों को याद कीजिए कि जिसके आधार पर संसद में जिस तरह से पास कराया गया, उसके बाद क्या विकल्प बचता है? जब आप संसद को एक बेजान इमारत में तब्दील कर देंगे तो सड़कें जाग उठती हैं, खेत जाग उठता है। ये क्षण है हमारे देश का, और अभी भी मैं अपील करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस बिल को फौरी तौर पर विड्रॉ करिए, फिर से स्टेक होल्डर सारे लोगों से बात करके एक ऐसा बिल जिसमें खेतीहर समाज को पूंजी के समक्ष आत्मसमर्पण करने को मजबूर ना होना पड़े, ऐसा कुछ कीजिए। उधर कृषि बिल को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों को गुलाम बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा, वो अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी के राज की याद दिला रहा है और हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। हालांकि सरकार विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। इस बिल में किसानों को भारी सपोर्ट करने की भूमिका उसमें रखी है। किसानों का जो माल है वो माल जहाँ वहाँ भी वो बेच सकते हैं, जिनको जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ बेच सकते हैं, और साइड बिजनेस भी किसान शुरू कर सकते हैं और उसके माध्यम से उनकी आमदनी दोगुनी हो सकती है। किसान बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से किसानों के पास जाकर उन्हें इसकी पूरी जानकारी देने की बात कही है। सरकार ये मानती है कि जब किसानों तक नए कृषि सुधारों की सही जानकारी पहुंचेगी तो इसे लेकर फैलाए जा रहे झूठ और अफवाहों का भंडाफोड़ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो एक तरफ बिहार चुनाव है और किसान बिल पर लगातार हो रहा विरोध है। हालांकि बंद बेअसर रहा, लेकिन बिहार में किसान और जो किसानों को लेकर बिल पेश किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा, उसको चुनावी मुद्दा बनाने की जरूर कोशिश की जाएगी। सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी के पास। पटेल साहब, जिस तरीके से विपक्ष बिहार में बेरोजगारी, किसान बिल, बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, जो 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, कोरोना काल और बाढ़ में जिस तरीके से एक तरह से एक बड़ा तबका है जो डिप्राइव्ड है, जो ये समझ रहा है कि उसको जितनी मदद मिलनी चाहिए उतनी मदद नहीं मिली, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार का एक टैग लगा हुआ है, और कुल मिलाकर के जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला जो बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तमाम बातें हैं। इसमें से सुशांत सिंह की मौत और उसकी जांच को लेकर के जिस तरीके से नीतीश सरकार ने क्विक निर्णय लिया, वो तो उनके हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है,
लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, वो बेरोजगारी हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, डबल इंजन की सरकार का जो टैग हो, और जो बाढ़ हो, कोरोना हो, ये तमाम चीज़ें जो है सरकार के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन इन बातों को भजाने की पूरी कोशिश करेगा एनडीए के खिलाफ। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। जिन विषयों को ये उठा रहे हैं या जिन विषयों को सामने ला रहे हैं उसमें कोई जान नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि किसान के आंदोलन का, किसानों को समझ आज तो पता चल गया कि किसान आंदोलन इनका फेल हो गया। जिस प्रकार से किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों की आमदनी को दुगना करने का निर्धारित 2000 हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है, और उसके तहत जो ऐसे यह बिल लाया गया है, किसानों के हित के लिए है। किसानों के खेती लागत को कम करना, उससे अधिक मुनाफा दिलाना, और हम उनको पूरे देश का मार्केट उपलब्ध कराना, ताकि उनके उपज जो है से पूरे मार्केट के अंदर में अधिक से अधिक मूल्य पर वो बेच सके। इसके लिए हम कर रहे हैं, और इस बात को किसानों को समझ है। ये लाख कोशिश कर रहे हैं किसानों को बरगलाने का, किसानों को भड़काने का, लेकिन उसके बाद किसानों को समझ है कि अगर कोई सरकार है, यही सरकार नरेंद्र मोदी की आजादी के बाद जिसने किसानों के लिए काम किया है, खास करके गांव, गरीब, किसान, मजदूर जितने लोग हैं, जो 80% आबादी जो गांव के अंदर में रहने वाली है, उसके लिए योजनाएं बनाने और उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए ये उन्होंने किया है। 6,000 रुपया आप देख सकते हैं, पूरे देश के अंदर में 12 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष जो है, प्रति वर्ष 6,000 रुपये का हम दे रहे हैं किसान सम्मान निधि, बगैर किसी लागत के। सॉइल हेल्थ कार्ड बना रहे हैं हम, किसानों की आमदनी को दुगना। एफपीओ बना रहे हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके उनको अपने उत्पादन को उसको मार्केट तक पहुंचाने का हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। तो किसानों के लिए तो हम इतना काम कर रहे हैं। जहां तक आप कर रहे हैं कोरोना में आपने देखा है कि पूरे दुनिया के अंदर में किस प्रकार से कोरोना से त्राहिमाम कर रहा था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के काल में जिस प्रकार से त्वरित गति से निर्णय लेकर करके उससे निपटने का काम किया है, वो अपने आप में अद्भुत है कि हम कोरोना से कम जो है से यहां प्रभाव डालने नहीं दिए, कि कोरोना का प्रभाव कम से कम हो सके। और साथ साथ कोरोना के इस लॉकडाउन में हमने जिस प्रकार से लोगों के लिए काम किया है, खास करके 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर करके गरीबों के लिए अनाज मुफ्त में देने का काम जो है से, जो जनधन योजना के महिला खाता धारक हैं उनको 3-3 महीने तक पेंशन देने का, पैसे उनके खाते में डालने का, पेंशन देने का 3 महीने तक एडवांस। हमने जो है उज्ज्वला योजना के गैस का जो कनेक्शन जिनको मिला है 8 करोड़ को, उनको हमने 3 महीने तक मुफ्त में कनेक्शन देने, ऐसे तमाम काम किए हैं जिससे जो है से जनता खुश है, लोग खुश हैं, लोग जो है से इनसे कहीं जो है से इनके कहीं बहकावे में नहीं आने वाले हैं। बेरोजगारी की मुद्दा की बात, पटेल साहब, बात आपकी बिल्कुल सही है कि जनता को जो चाहिए सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिशें नाकाफी होती हैं। आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर जी के पास चल रहा हूं। नवल जी, ये बताएं कि आप कह रहे थे कि नीतीश सरकार के राज में कोई विकास नहीं हुआ। जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हुआ, आवागमन बढ़िया से हुआ, आज बिहार में आप पटना से अररिया जाना चाहते हैं 5.5 घंटे में अच्छा रास्ता है। अभी कुछ दुश्वारियां हैं, लेकिन नीतीश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अच्छा काम किया है। आप कह रहे थे कि कोई निवेश नहीं आया। इस बात को हमारे दर्शकों को समझाएं कि किस तरीके से आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। पटना में जाइए तो नया म्यूजियम बन गया, नियोजन भवन की नई बिल्डिंगें बन गई, कई सरकारी नई बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं सड़क पर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक बारिश हो जाती है तो थोड़ा अंदर जाइए तो सड़कें टूटी फूटी हैं। ये सारी बातें भी हैं, लेकिन नीतीश सरकार ने विकास तो किया है, लेकिन आपका जो आरोप है उसको थोड़ा उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, आपको
आपको सामना पड़ेगा कोई बात करने के लिए, लेकिन मुझे सच बोलने में और साफ बोलने में कोई गुरेज नहीं है। पहली बात तो ये है कि जिस 2 इंजन को आप बात कर रहे हैं बार बार, ये डबल इंजन में एक इंजन हारी हुई है। 2015 के चुनाव में एक इंजन हारी हुई है और 2015 के चुनाव में जिसको जनादेश मिला था महागठबंधन से दूसरी इंजन भागी हुई है। तो ये हारी हुई इंजन और भागी हुई इंजन का सहयोग है सरकार में। जहां तक विकास की बात है, आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, सड़क की और बिजली की और तमाम तरह के विकास, ये उस समय हुआ था जब यूपीए 1 में आरजेडी सरकार में थी। उस समय आप बाढ़ के समय में देखिए सबसे ज्यादा जो सहयोग राशि आया था लालू जी ने उस समय रेलवे को फ्री किया था बाढ़ से प्रभावित इलाकों में। मनमोहन सिंह को खुद लाया था साथ में उसका सर्वेक्षण करने के लिए। अब देखिए बाढ़ के समय उन्होंने 1000 करोड़ बिहार की जनता को दिलवाया, नंबर 1। नंबर 2, रेलवे 1 लाख करोड़ का फायदा देता है उसी समय में। सबसे जो 3 फैक्ट्री बिहार में है वो उसी समय कल का है। निवेश की जिसका हम बात कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है वहां पे, तो वहां पे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस जैसे कांड कैसे हो जाते हैं? अगर वहां पे सुशासन है और भ्रष्टाचार नहीं है तो सृजन कैसे हो जाता है? आज के डेट में तो 57 घोटालों की संख्या 57 है। ऐसा कैसे हो जाता है कि जिस पुल को बनते हैं वह उद्घाटन के दिन भी टूट जाता है, उद्घाटन के पहले भी टूट जाता है और उद्घाटन के 1 महीना बाद भी टूट जाता है। आप कहते हैं कि सरकार का मेंटेनेंस क्या है? जो सरकार के मुखिया पिछले चुनाव में 1,25,000 करोड़ देने की बात करी, उसका क्या हुआ? जिस विशेष राज्य की दर्जा का बार बार बात करते रहे नीतीश कुमार, उसका क्या हुआ? अब विकास की बात करते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तमाम तरह की बातों को नीति आयोग ने दर्शाया है और कहा है कि 16 में से 15 मुद्दों पे जो बिहार सरकार है वो फिसड्डी है। आप क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट देख लीजिए, सबसे ज्यादा क्राइम जो हुआ है पिछले 15 सालों में बिहार का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आप बेरोजगारी की संख्या देख लीजिए। नवल किशोर जी सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं सहूंगा, मेरा काम सहमना नहीं है, मेरा काम सवाल उठाना है। मैं जो वाजिब सवाल होंगे उनको उठाऊंगा। मैं भी बिहार जाता आता रहता हूं, मेरा अपना अनुभव है कि सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं। पहले मैं जब गाजीपुर से पटना जाता था तो बड़ी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब गाजीपुर से पटना की सड़क मुझे साफ दिखाई देती है। कोरोना काल में कई लोगों को मैंने बिहार भिजवाया, दिल्ली से 12 घंटे के अंदर लोग पटना पहुंच गए। तो कुछ चीज़ें जो मेरे अनुभव से गुजरी हैं उसको मैं बोलूँगा, वो मेरा काम है। दूसरी बात, मैं सीधे चलता हूँ एलजेपी प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी जी के पास। अरविंद जी, एलजेपी के क्या मुद्दे रहेंगे? चूँकि आप लोगों ने एक अपनी अलग लीग बना रखी है, आपने कहा कि मेरा अपनी पार्टी है, अपना अधिकार है, अपना संविधान है, सारी चीज़ें हैं। एलजेपी के क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में उतरने के लिए? देखिए, एलजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 50 साल की राजनीति की है हमारे फाउंडर मेंबर माननीय श्री रामविलास पासवान जी ने, और 50 साल में उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और मैक्सिमम डिपार्टमेंट उनके अंडर रहे हैं जी। चाहे वो रेलवे है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो स्टील है, चाहे कोयला है, और जिस डिपार्टमेंट में रहे हैं उन्होंने बिहार के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे फॉर एग्जांपल हाजीपुर का रेलवे स्टेशन, जब वो रेल मंत्री थे, उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में थे तो स्टील के कारखाना लगाने के लिए ज़मीन खरीदी गई। उसके बाद फूड में जब आए तो एफसीए के गोडाउन के लिए ज़मीन करके गोडाउन अधिकतर तैयार भी हो गए हैं। तो एक तो हमारे पास ये है जो हमारी जमा पूंजी है, दूसरी हमारे पास है केंद्र सरकार के काम गिनाने को, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी पूरी फहरिस्त गिना दी है आपको, उसी में हम एडिशन करेंगे। तीसरा ये है कि हमारा विजन क्या है, हम चाहते क्या है। अब उसका हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि ये जो राजस्थान का कोटा शहर है, वहां पर मैक्सिमम कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें बिहार के बच्चे पढ़ने जाते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन के मालिक हैं या कॉलेज के जो मालिक हैं वो भी बिहारी है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर बिहार के वो मालिक बिहार में कॉलेज लगाएं तो बिहार का बच्चा वहीं पढ़ेगा, वहां के पैसे वहीं रहेंगे, वहां का एम्प्लॉयमेंट वहीं रहेगा। इस तरह के हमारे विजन है। लेकिन अरविंद जी, घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। अरविंद जी, जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जैसे कोटा में जो लोग काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार के हैं, बिहार के बच्चे वहाँ बड़े पैमाने पर जाते हैं, बल्कि कहें कि सबसे ज़्यादा संख्या में जाते हैं।
बिहार एक बहुत ही वर्सटाइल स्टेट है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग पूरी दुनिया में बिहार से छाए हुए हैं, लेकिन ये भी बात किसी से नहीं छुपी है कि बिहार अभी भी गरीब है और बिहार से पलायन हो रहा है। और बिहार जो है अपने टैलेंट को रोक कर अपने पास रख पाने में सक्षम नहीं है। ये भी एक अपने आप में बड़ी सच्ची और खुली हुई बात है। ये एक चुनौती है नीतीश कुमार जी के लिए और बिहार में जो शीर्ष पर राजनीति करने वाले लोग हैं उनके सामने। सीधे चलते हैं जो है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास। सुरेंद्र जी, जो मुद्दे बिहार में हैं और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने साहस करके इस कोरोना काल में भी चुनाव की घोषणा की है, आपको नहीं लगता कि ये चुनाव की घोषणा जो नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन है या यूं कह लें कि विपक्ष है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, आप लोगों के लिए अवसर है? हम तो हर चुनौती को अवसर के रूप में लेते हैं। मैं आपसे बताऊं उपेंद्र जी, आपने तो जमीन को देखा है, आप तो पूर्वांचल के भी बादशाह हैं और बिहार को भी देखने वाले वो है। सच बात यह है कि आज भय, भूख, शिक्षा की अशिक्षा, बेरोजगारी, किसानों का एपीएमसी एक्ट खत्म, आप चीज को देखिए। बेरोजगारी की सबसे ज्यादा दर कहां पे? बिहार में। मजदूरों का सबसे ज्यादा पलायन कहां से? बिहार से। 15-18 साल में जुमलेबाज लोग अगर ये सिर्फ जुमलेबाजी छोड़ करके अपने जुमलेबाजी के 50% भी काम लगा देते, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, ये इंजन वो इंजन की बातें ना करके अगर ये लोग सिर्फ काम करें पटना से लेकर के अररिया तक, अररिया से लेकर के गोपालगंज तक, तो आज इनको ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये बताते हैं। अगर आप इनसे पूछिए बिहार सरकार क्या काम कर रही है, तो खैर केंद्र सरकार की योजनाएं ये है। भाई आप हमें बताइए, पिछले 5 साल पहले 1.25 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज की बात की थी, उस स्पेशल पैकेज में से कितना रुपया आपको मिला जरा हमको बता दीजिए, और कितना रुपया आपने खर्च किया ये बता दीजिए। हमें नीतीश कुमार जी का वो भी वक्तव्य याद आता है कि कोटा से बच्चे हम नहीं मंगवा सकते, हमारे पास संसाधन नहीं है। हमें नीतीश कुमार जी का वो भी वक्तव्य याद आ जाता है कि साहब हम ट्रेनों के इंतजाम नहीं कर सकते मजदूरों के लिए। जो आदमी अपने लोगों को अपनी सत्ता के लालच के लिए कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में, कभी कर्नाटक में अनाज छोड़ सकता है और कभी अपने बच्चों को कोटा में अनाज छोड़ सकता है, वो किसी बिहारी के लिए उचित नहीं हो सकता, ऐसा हमारा मानना है। दूसरी बात, जो केंद्र की योजनाएं हैं, अगर केंद्र की योजनाएं बहुत अच्छी होती, हमारे साथी प्रवक्ता भी गिनवा रहे थे, तो केंद्र की योजनाएं अगर इतनी अच्छी होती तो इस पूरे देश में कोरोना काल से पहले अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में क्यों जाती? नोटबंदी के बाद पूरा रियल एस्टेट सेक्टर खत्म सा ही क्यों हो जाता? पूरे के पूरे जो जीडीपी है वो -23% क्यों चली जाती? तो केंद्र की योजनाएं और बिहार की योजनाएं, ये दोनों ये डबल इंजन की सरकार नहीं, महाविनाशक इंजन की सरकार है। इन लोगों ने बिहार सहित पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। इसीलिए इनको सुशांत सिंह राजपूत की मौत को ये गिद्ध है, ये लोग इस समय गिद्ध और भेड़ियों की तरीके से सुशांत सिंह एक अच्छा एक्टर था, उसकी मौत को भुना रहे हैं चुनाव में। बिहार में सुशांत सिंह की मौत से क्या मतलब है? कोई आदमी हमको बता दे, कोई भी बता दे कि इसको वोट देने से और लेने से क्या फर्क है? बिहार के युवा को क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उसकी मौत पर क्यों वोट मिलेगा आप लोगों को? भाई सुरेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने इस बार बिहार की नब्ज को, बिहार के लोगों के मन में छुपी दबी बात को पहचान लिया है? क्या गठबंधन क्या कमाल करेगा? हमने तो 2015 में ही पहचान लिया था उपेंद्र भाई। 2015 में 80 सीटें लालू जी जीते, 71 जितवाए जेडीयू को और 27 जीते हम। आपके सामने है सारी चीजें। बिल्कुल 80 लालू जी जीते थे, 71 जेडीयू जीता था और 27 जीते थे हम। तो नब्ज तो हम पहले ही पहचान लिए थे। अब बिहार की सम्मानित जनता की बारी है कि एक ने कहा था कि हमारा डीएनए खराब है और दूसरे ने कहा था कि क्या नाम, हम इसके साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। तो आज ये परिस्थितियां हैं, आपके सामने है। मेरा स्काइप चला गया है तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं इतना जानता हूं कि आप सड़क पर आए, जनता के बीच में आए, तो निश्चित तौर पर आप ये पाएंगे कि बिहार की जनता बदला लेगी इन महाविनाशक लोगों से।
एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूँगा जो है पटेल साहब से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप ये बताएं कि जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, वो पैकेज कहाँ आया, कहाँ खर्चा हुआ, अगर इसको भारतीय जनता पार्टी बता दे या सरकार में बैठे लोग बता दें। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर बात हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर जो है नीतीश सरकार ने सकारात्मक काम नहीं किया। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया। जी बोलें। देखिए उपेंद्र जी, एक बात मैं केवल जो ऐसी ये कहना चाहता हूँ, जनादेश की बात कर रहे हैं। जनादेश में पिछली बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनादेश मांगा गया था और नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ा था। जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगे थे, उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि आप इसका जो है बताइए और इसकी जानकारी पूरे देने का काम कीजिए आम लोगों के सामने, लेकिन कांग्रेस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। नीतीश जी को अंतोगत्वा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है उनको छोड़ना पड़ा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आज सरकार चल रही है। दूसरा बात, आपने पैकेज का कहा, नरेंद्र मोदी जी जब 14 में चुनाव जीते थे उस समय उनको भारी समर्थन बिहार से मिला था, 19 में भी समर्थन मिला। उसी समय उन्होंने कहा था कि हम बिहार के विकास के लिए हम तत्पर रहेंगे और जितनी आवश्यकता होगी वो सब करेंगे। 1.25 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज दिया, 40,000 करोड़ रुपए का जो बकाया था यूपीए सरकार का उन्होंने देने का काम किया। आज वो सब सरजमी पर नजर आ रहा है। पहले गंगा पर 3 ब्रिज हुआ करते थे, आज 17 ब्रिज लगभग जो है पाइपलाइन में है, आधे से ज्यादा बन चुके हैं, आधे बन रहे हैं। 54,000 करोड़ रुपया का केवल सड़कों का निर्माण 4 लेन और 6 लेन का बन रहा है। 20,000 करोड़ रुपए का केवल जो है आप हवाई अड्डा के निर्माण पर खर्च हो रहा है, पर्यटन पर खर्च हो रहा है, ऐसे तमाम चीजों पर, अस्पतालों पर हो रहा है। एक एम्स बना, दूसरा एम्स भी हो गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, कृषि एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हो गया, ऐसे तमाम चीजें हर क्षेत्र में। समय की सीमा है, मैं जो है आपको यहीं पे रोक रहा हूं। सभी मेहमानों का धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने हस्तक्षेप के लिए समय निकाला, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया, जिसमें उन्होंने किसान बिल को लेकर विपक्ष के रवैये पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दशकों तक किसानों के नाम पर केवल नारे लगाए, खोखले वादे किए और अब राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्हीं के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। किसानों से हमेशा जिन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। देश के किसानों को ऐसी किसी भी अफवाह से बचाना, कृषि सुधार का महत्व समझाना भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें किसान के भविष्य को सुनिश्चित करना है, उज्जवल बनाना है। नए कानूनों के माध्यम से देश के सभी करीब 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वेतन मिले और वो भी समय पर मिले, इसको कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक खनन, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्वीपिंग और क्लीनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे कुछ कामों से जुड़े देश के सिर्फ 30% श्रमिक को ही न्यूनतम वेतन मिलता था। याद रखिए, सिर्फ 30%, 30%। अब आईटी इंडस्ट्री, होटल, ढाबा, ट्रांसपोर्ट, घरेलू कामगार, असंगठित क्षेत्र के तमाम दूसरे श्रमिकों को भी ये सारे हक मिलेंगे, इसके दायरे में लाया गया है।
हमें श्रमिकों के आशीर्वाद मिलने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री की एक खासियत तो हम सभी जानते हैं कि वो आम आदमी के लिए, निचले तबके के लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, डिप्राइव्ड हैं, मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनकी समस्याओं पर जब भी बोलते हैं बहुत गहराई से बोलते हैं और कहीं ना कहीं जो उनके मन की बात है उन सभी लोगों तक पहुंचती है और रेडियो के जरिए वो इसको इंश्योर भी करते हैं। तो आज के हस्तक्षेप में इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि। सहारा प्रणाम।